बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए प्रथम वर्ष की आहार एवं पोषण विज्ञान में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आहार नियोजन, यानी कि मील प्लानिंग क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आहार नियोजन है क्या। तो आहार नियोजन का अर्थ है उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अरुचियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित आहार तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना, वो हमारा आहार नियोजन कहलाता है। आहार आयोजन एक कला है। कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया भोजन हर व्यक्ति के लिए आनंददायक होता है, चाहे उसका सेवन घर में किया गया हो या बाहर। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु एवं कार्य तथा रुचि भिन्न भिन्न होती है। एक कुशल गृहिणी इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी योग्यता तथा पाक ज्ञान से परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी पसंद का भोजन देकर खुश कर देती है। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पौष्टिक तत्वों का मनुष्य के शरीर में विशिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पौष्टिक तत्व का एक निश्चित मात्रा में विभिन्न आयु वर्ग के लिए आवश्यक होता है। आहार आयोजन द्वारा गृहिणी अपने परिवार को संतुलित आहार प्रदान कर सकती है और आहार आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि समाचार पत्र व पत्रिकाओं के विज्ञापन व दिए गए विभिन्न परामर्श आहार आयोजन में सहायक होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न पाक शास्त्र की पुस्तकें व महिलाएं की पत्रिकाएं भी आहार आयोजन में सहायता प्रदान करती हैं। आहार आयोजन करते समय गृहिणी को उपलब्ध सीमित साधन को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की खाने की रुचि, पसंद, आवश्यकता, शारीरिक क्रियाशीलता को ध्यान में रखकर आहार का आयोजन करना चाहिए। इतना ही नहीं, गृहिणी को पाक कला का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए कि एक ही तरह के खाद्य पदार्थ जैसे आलू, पालक, टमाटर आदि से कितने तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं तथा भोजन की पौष्टिकता किस तरह से अधिक उत्तम बनी रहे। तो ये हमारा आहार आयोजन कहलाता है। अगर हमें इसकी कोई परिभाषा देनी है तो वो इस प्रकार देंगे। आहार आयोजन का अर्थ है कि भोजन के सातों यानी भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। इसके साथ ही परिवार की आवश्यकता, समय तथा उपलब्धता, धन को भी ध्यान में रखना चाहिए। आहार नियोजन करते समय यह भी ध्यान रहे कि परिवार के सब सदस्यों की भोजन संबंधी आवश्यकता के साथ साथ उनकी रुचि को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा आहार आयोजन कहलाता है। अब देख लेते हैं आहार आयोजन से लाभ कौन कौन से हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि आहार आयोजन से परिवार के सभी सदस्यों को तृप्ति और संतोष मिलता है और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। उसके बाद अगला पॉइंट, आहार नियोजन करने से गृहिणी का बहुत समय बचता है जिसका सदुपयोग वह अन्य कामों में कर सकती है तथा विकास कार्य में सहयोग दे सकती है। अक्सर गृहिणियाँ ये सोचती हैं कि आज के भोजन में क्या बनाया जाए, इसी सोच में वे अधिकांश समय गंवा देती हैं। आहार नियोजन से इस समय की भी बचत हो सकती है। उसके बाद आहार आयोजन में सुबह या दोपहर की बची हुई वस्तुओं का उपयोग नवीन व्यंजन हेतु किया जा सकता है। जैसे दोपहर में दाल या सब्जी बच गई है तो उसका उपयोग रात्रि के खाने में आटे के साथ गूंथकर पराठे बनाने में किया जा सकता है। उसके बाद आहार आयोजन से कम धन में अधिक पौष्टिक आहार प्राप्त हो सकते हैं। दैनिक तथा साप्ताहिक आहार के नियोजन से परिवार के सभी सदस्यों की महत्ता बनी रहती है। सभी प्रसन्न तथा स्वस्थ रहते हैं। इससे उनकी पाचन क्रिया ठीक व व्यवस्थित रहती है। उसके बाद अगला पॉइंट, इसके आहार आकर्षक एवं विविध होता है। परिवार के सदस्यों की भी पूर्ति होती है। उसके बाद आहार आयोजन से शरीर वृद्धिकारक, क्षतिपूर्ति और शरीर निर्माणक तत्व समुचित मात्रा में परिवार को मिलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, गृहिणी को इस बात की जानकारी भी हो जाती है कि सस्ते भोज्य पदार्थ भी सभी पौष्टिक तत्वों से परिपूरित व भरपूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि महंगे फल एवं महंगी सब्जी ही पौष्टिक तत्वों से परिपूरित होते हैं। वह आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भोजन तैयार कर सकती है। उसके बाद आहार नियोजन करने से 1 महीने या 1 सप्ताह तक के लिए सभी आहार सामग्री, पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, मांस को छोड़कर खरीद कर लाने से समय, शक्ति एवं धन की बचत होती है। बार बार बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद आहार नियोजन करते समय न केवल संतुलित एवं पौष्टिक आहार की प्राप्ति
ही आवश्यक है, बल्कि भोजन आकर्षक, मनोहारी, स्वादयुक्त और सुपाच्य होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को पूर्ण तृप्ति एवं संतुष्टि प्राप्त हो सके। उसके बाद देख लेते हैं आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला कारक आएगा परिवार की संरचना, यानी आहार आयोजन पर परिवार की संरचना का प्रभाव पड़ता है। परिवार की विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकताएं उस परिवार के सदस्यों की आयु, लिंग, व्यवसाय तथा अवस्था पर भी निर्भर करती है। परिवार की संरचना देखनी चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद परिवार के सदस्यों की संख्या, किसी परिवार के आहार को प्रभावित करने वाला कारक उस परिवार के सदस्यों की संख्या भी है। गृहिणी को आहार नियोजित करने से पहले सर्वप्रथम अपने परिवार के सदस्यों की संख्या को भी देखना चाहिए। उसके बाद परिवार के सदस्यों की रुचि, गृहिणी को परिवार के सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखते हुए आहार का आयोजन करना चाहिए। जैसे मेथी या सोया का साग कुछ लोगों को पसंद नहीं, पर पालक या लाल साग को सभी रुचि से खाते हैं। ऐसी स्थिति में सबकी रुचि को ध्यान में रखकर ही साग सब्जियों का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति, गृहिणी को परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप भोज्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो गृहिणी को महंगे प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे के स्थान पर कम खर्च में दाल, मटर, मूंगफली, चना, सोयाबीन आदि के द्वारा प्रोटीन प्राप्त कर सकती है। उसके बाद मौसमी फल सब्जियों का प्रयोग, दैनिक आहार आयोजन में मौसमी फल सब्जियों का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस विशेष मौसम में उनकी उपज अच्छी होती है और वे सस्ते भी मिलते हैं। उसके बाद मौसम के अनुकूल पाक विधियाँ, जैसे गर्मी के दिनों में अधिक गरिष्ठ पदार्थ जैसे मिठाइयाँ या तली चीज़ों का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। गर्मी के कारण ये पचने में कठिन होते हैं। ठंड की ऋतु में अधिक वसा युक्त, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन युक्त गरिष्ठ भोज्य पदार्थ खाए जा सकते हैं, क्योंकि उन दिनों शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। गाजर का हलवा, कचौड़ी, समोसे, पराठे, पुलाव, पूड़ी इत्यादि ठंड के दिनों में ही अधिक अच्छे लगते हैं। उसके बाद परिवार के सदस्यों की विशेष स्थिति, यानी गृहिणी को इस प्रकार के आहार का आयोजन करना चाहिए जो परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। विभिन्न आयु तथा व्यवसाय वाले सदस्यों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। किशोर लड़का या लड़की, बालक, वृद्धा, गर्भवती महिला, मधुमेह, रक्तचाप की कमी या अधिकता से पीड़ित सदस्य, सभी की भोजन संबंधी मांग अलग होती है। उसके बाद पूरे दिन को एक इकाई के रूप में मानना, यानी आहार आयोजन के समय पूरे दिन को एक इकाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह नाश्ते, दोपहर के आहार, शाम को चाय और रात्रि के खाने की आहार तालिका एक साथ ही तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद समय व शक्ति की उपलब्धता, यानी एक सीमित समय व शक्ति में ही गृहिणी को अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। आहार मेनू ऐसा होना चाहिए जो समय और श्रम दोनों की बचत कर सके, यानी भोजन पकाने की ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें समय और श्रम कम लगे, भोजन को सरलता से पकाया जा सके। किसी दिन गृहिणी को घर के बाहर के काम अधिक करने हो, देर तक बाहर रहना हो, उस दिन उसको कम समय में बनने वाले व्यंजनों का प्रयोग करना चाहिए। जिस दिन उसकी छुट्टी हो, घर के अन्य सदस्य भी मदद के लिए उपलब्ध हों, तो उस दिन अधिक समय लेने वाले व्यंजन उसको बनाने चाहिए। उसके बाद आता है कार्य का क्षेत्र, यानी प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न है। यानी शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मानसिक कार्य करने वाले को शारीरिक कार्य करने वाले की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मानसिक कार्य करने वाले को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद विविधता, यानी कि एक ही तरह का भोजन ना हो, उसमें अलग अलग वैरायटी हो। तो जैसे कि दाल में टमाटर हो गया, सलाद में टमाटर या टमाटर की चटनी, एक ही समय के भोजन में परोसने से खाने वाले को टमाटर से घृणा हो जाएगी। तो इस प्रकार की सब्जियों का प्रयोग एक दिन में एक या दो बार ही से अधिक नहीं करना चाहिए उसको। उसके बाद पोषक तत्वों की रक्षा, यानी गृहिणी को चाहिए कि भोज्य पदार्थों को इस प्रकार काटे, धोए, पकाए ताकि पोषक तत्वों की पूरी तरह रक्षा हो सके। इस तरह से उसको काटना और पकाना चाहिए। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक कारण, यानी भोजन के रूप, रंग, बनावट, गंध, आकृति का संबंध भी भूख से होता है। भूख ना होने पर भी आकर्षक, सुंदर ढंग से परोसा हुआ भोजन देखकर खाने
को तेजी से जी चाहता है और भूख भी जागृत होने लगती है। उसके बाद सामाजिक कारण, आदतें, रीति रिवाज। हमारी भोजन संबंधी आदतें, हमारी रीति रिवाज सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं की देन है। आहार आयोजन करते समय इन तत्वों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं आहार आयोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला है परिवार के सदस्यों की रुचि, यानी परिवार के प्रत्येक सदस्य की पसंद अलग होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जितने सदस्य हों उतने प्रकार का आहार तैयार किया जाए, परंतु ऐसा अवश्य है कि सभी की रुचि के अनुसार आहार तैयार हो सके। उसके बाद प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो, यानी परिवार के सदस्यों की आयु, लिंग, अवस्था, कार्यशीलता पर उनकी पोषण संबंधी मांगें निर्भर करती हैं। साथ ही भोज्य तत्वों की आवश्यकता मात्रा भी समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। जैसे 1 वर्ष का बालक या 2 वर्ष का बालक हो जाता है, सामान्यतः स्त्री गर्भवती बन जाती है, प्रौढ़ वृद्ध हो जाता है, वैसे ही हर एक 15 साल की अवधि तक हर एक परिवार की संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता रहता है। उसके बाद समय की बचत करने वाला, यानी आजकल हर परिवार में पुरुष और गृहिणी दोनों काम करते हैं, इसलिए समय के अनुसार जल्दी तैयार हो जाने वाला आहार बनाना आवश्यक रहता है। बार बार खाद्य सामग्री लेने जाने में समय लगता है और व्यय भी अधिक होता है। साग सब्जी 2-3 दिन या फ्रिज आदि की सुविधा हो तो हफ्ते भर के लिए खरीदना चाहिए। रसोई घर की व्यवस्था भी समय की बचत करने वाली बनानी चाहिए। चीज़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित रखना चाहिए कि सरलता से बिना अधिक परिश्रम के उठकर उसको घर रख सके। जैसे और चीज़ों और परिवर्तनों को खोजने में व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। समय की बचत के लिए अनेक नए उपकरण जैसे प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, इन सभी का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आहार का समय निश्चित हो, यानी आहार का समय निश्चित होने से व्यवस्था में कठिनाई नहीं होती। पर्याय चाय नाश्ता, फिर 10 या 11 बजे भोजन, दोपहर के बाद चाय, शाम को भोजन, ये ही घर गृहस्थी में व्यवस्थित करना चाहिए। यदि इनका समय निश्चित हो जाए तो परिवार के लोग अपने कार्य को इसके अनुसार व्यवस्थित कर रसोई व्यवस्था में आवश्यक सहयोग दे सकते हैं। उसके बाद विभिन्नता लाना। विभिन्नता विभिन्न तरीकों से लाई जा सकती है। जैसे आलू सब्जियों का राजा कहलाता है, सबको पसंद होता है, किंतु रोज उबालकर आलू बनाकर परोसने पर उसमें रुचि कम होना स्वाभाविक है। आलू की रसेदार सब्जी तलकर, कटलेट, कोफ्ते विभिन्न विधियों का प्रयोग कर रुचिकर बन सकते हैं। उसके बाद भोज्य पदार्थों की बनावट में विभिन्नता लाकर भी उसमें लाई जा सकती है। उसके बाद है भोजन पदार्थों के आहार में विभिन्नता, यानी खाने वाली की थाली में सलाद के नाम पर यदि एक प्याज, मूली, गाजर, टमाटर रख दें और दूसरी थाली में सलाद की इसी सामग्री के काटकर सुंदर आकार में रखा जाए तो उसे देखकर खाने वाले के मुंह में अपने आप लार आने लगेगी, पर साबुत प्याज, गाजर को देखकर नहीं आएगी। उसके बाद रंग में भी विभिन्नता लाई जा सकती है। सब्जी में टमाटर का प्रयोग, चुकंदर का सूप में प्रयोग आदि बने भोज्य पदार्थों के रंग में परिवर्तन लाकर उसको आकर्षक बनाया जा सकता है। उसके बाद दैनिक आहार नियोजन में हल्के और भारी प्रकार के व्यंजन शामिल करने चाहिए। भारी व्यंजन का अर्थ है वजन से नहीं बल्कि भोजन की पौष्टिकता से है। भारी व्यंजन का अर्थ है जिसमें वसा और कार्बोज की मात्रा अधिक हो, जो तली हुई हो, वो हमारी भारी भोजन कहलाएगी। और हल्का व्यंजन वे है जो आसानी से पचने योग्य हो, जैसे सूप, उबला चावल। उसके बाद एक दिन को एक इकाई माना जाए, यानी आहार नियोजन करते समय सुबह, दोपहर, रात्रि भोजन का आहार आयोजन अलग अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे दिन को एक इकाई मानकर ही करना चाहिए, जिससे हमारा धन और श्रम दोनों की बचत हो सके। जैसे यदि बाजार में सामान खरीदने जाना है तो पूरे दिन के लिए आवश्यक भोज्य सामग्री एक बार में ली जा सकती है। आहार आयोजन की मानसिक क्रिया एक